तो वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन दिस इज शंकर कुमार और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस मैथमेटिक्स के सीयूटी प्लेटफॉर्म पे और ये है आपका बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम। यहाँ पे ये है लेक्चर नंबर 3। दिस इज लेक्चर नंबर 3। यहाँ नॉट सेकेंड, ये है लेक्चर नंबर 3। और यहाँ पे आप देख रहे हो इस चैप्टर को कंक्लूड होते हुए। यहाँ पे अंत में हम पॉसिबल होगा तो आपको इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को दिखा देंगे, सैंपल पेपर के भी क्वेश्चंस दिखा देंगे और फटाफट अगर समय बचेगा तो हम क्विज के जरिए इसको कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था मंडे को इस चैप्टर को और ऑलरेडी हमने बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे पढ़ रखा है। छोटे मोटे टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, जल्दी से फटाफट उसको कवर कर लेते हैं और चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो यस, दिस इज बोर्ड सपोर्ट प्रोग्राम फॉर क्लास 12th स्टूडेंट। हिस्ट्री बुक नंबर 1 बुक नंबर 2 का डिटेल डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। बुक नंबर 3 के अंदर ये हमारे पास पहला चैप्टर है कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। तो यहाँ पे कंट्री साइड की बात करोगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जिक्र किनका होते हुए लाइक फार्मर्स, पीजेंट्स और साथ साथ ट्रैवल पीपल का। ऑलरेडी काफी डिटेल में मैंने इसका डिस्कशन करा दिया है आपको। ये सारी चीजें देख रहे हो तो ये आपके पूरे चैप्टर का समरी है। बात करें यहाँ पे 3 बेसिक केस स्टडीज के तौर पे आप इसे समझ रहे हो। एक होगा हमारे पास बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट को आते देखोगे राजमहल हिल्स चले जाएंगे जहां पे आप देखेंगे ब्रिटिशर्स के द्वारा सोसाइटी को डिवाइड किए जाते हुए। एक संथाल है जो कि परमानेंटली सेटल्ड होकर खेती कर रहे हैं। दूसरे हो गए हमारे पास लाइक पहाड़ों में रहने वाले लोग जो कि अभी भी क्या कर रहे हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग नहीं, क्या बोल सकते हो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे दक्कन में, जहाँ पे बात करोगे बॉम्बे वाले पार्ट में जहाँ पे आप रैयतवाड़ी प्रैक्टिस होते हुए देखोगे। और वहाँ पे स्पेशली हम बात करेंगे कॉटन कल्टीवेशन। तो इन सभी चीज़ों का डिटेल डिस्कशन आपने देखा है, हमने किया था। फटाफट हम जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। इन सभी चीज़ों का डिस्कशन हो गया है। हमने बताया कि क्या वहाँ पे सोर्सेस थे इस चैप्टर के। अगर आप इस चैप्टर को किसी भी हिस्ट्री में किसी भी चैप्टर को पढ़ते तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो सोर्सेस की हमने बात की थी। आपने देखा था कि ये सारे सोर्सेस बायस थे। चैलेंजेस हमारे सामने उठ के आते हैं कि फिर से रीराइट करें हिस्ट्रीज को। ये सभी चीजें आपने देखी है। फिर आगे बढ़ते तो कॉलोनियल एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके जरिए वो बिल्कुल ही इंडियन कंट्री साइड को क्या करते हैं, अनसेटल्ड कर देते हैं। और यहाँ पे आप जिक्र देखेंगे केस स्टडी के फॉर्म में बंगाल, राजमहल हिल्स और दक्कन का। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ के आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन न्यू लॉज ऑफ प्रॉपर्टी रेवेन्यू एंड कॉमर्स रीशेप हु गेट्स रिच, हु गेट्स पुअर एंड हु लूजेस द लैंड दे हैव लिव्ड ऑन फॉर सेंचुरीज। ये सारी चीजें हमारे सामने क्वेश्चन के फॉर्म में उठ सकती है। ये 3 बेसिकली जानते हो कॉलोनियल लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स थे जो कि इंडिया में प्रैक्टिस किए जा रहे थे अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग एरियाज के अंदर। फिर यहाँ से बात करते हो चार्ल्स कॉर्नवालिस की के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट लाता है, जिसके जरिए वो परमानेंटली क्या करते हैं, सभी लोगों को अनसेटल्ड कर देते हैं, स्पेशली जो गांव में रहते हैं। ये सभी चीजें आपने देखी थी। प्रोसीजर्स क्या था, फ्यूडल सिस्टम को फॉलो कर रहे थे ये। एक इंटरमीडिएरी थे, जमींदार शहरों में रहते थे और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी टैक्स कलेक्टर की। बेसिकली उनको नहीं बताया गया था कि आप टैक्स कलेक्टर हैं, रेवेन्यू कलेक्टर हैं। आपको आपने उन्हें बोला कि आप एक बहुत बड़े महाराजा और आपके पास इतने सारे विलेजेज है, वहां पे एडमिनिस्टर कीजिए और उनसे समय रहते हुए जो स्टिपुलेटेड डेडलाइन दिया गया वहां पे आप उनसे टैक्स वसूल के हमारे खजाने में भिजवा दीजिए। बहुत सारे पॉलिसीज की हमने बात की थी। यहाँ पे रूल क्या था भाई, ये सारे थे रूल। 75% यहाँ पे देखेंगे इनके चलते, इन सभी लॉज के चलते, परमानेंट सेटलमेंट के चलते 75% जो जमींदार थे वो डिफॉल्टर हो जाते हैं। रीजन उसके ये सारे थे रीजन कि क्यों ये डिफॉल्टर हो रहा है। ये सारे रीजंस आप देखेंगे, ठीक है ना। एक्सॉर्बिटेंट इनिशियल डिमांड, सनसेट लॉ, डिप्रेस्ड प्राइसेस, लिमिटेड पावर, ये सारी चीजें वहां पे आपने देख रखी है। फिर आगे बढ़ते तो आपने देखा था कि सिराड ऑफ द ऑक्शन हाउस, कैसे ब्रिटिशर्स जब चाल चल रहे थे तो हमारे कुछ एक वर्धमान के राजा जी की बात करते हो स्पेशली, तो वो कैसे कितने चालाकीपूर्ण तरीके से अपने पावर को यूज करते हुए बेनामी संपत्ति को जमा करते हैं और बेवकूफ बनाते हैं किनको, ब्रिटिशर्स को। तो इन सभी चीजों का भी आपने डिटेल में जिक्र देखा था। फिर द राइज ऑफ जोतेदार की बात करते हैं। जब जमींदारों से उनका टसल बढ़ा तो जोतेदार की तरफ जाते हैं। जमींदार जहाँ पे शहरों में रहा करते थे, वहां पे बड़े बड़े जो किसान थे उन्हें जोतेदार बोला जाता है, हवलदार बोला जाता है, तलुकदार बोला जाता है। और ब्रिटिशर्स ने वहां पे जमींदारों के खिलाफ इन्हें बहकाया और आ, इन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया गांव के बाकी सारे लोगों को। तो ये था सोसाइटी को डिवाइड करने का एक नई पॉलिसी, जिसके जरिए आप देख रहे हो परमानेंट सेटलमेंट को नया शेप दिया जा रहा है। बट यहाँ पे भी वो फेल हो जाएंगे, ठीक ना। अब परमानेंट सेटलमेंट में फेल होते हैं तो फिर हम आ जाते हैं अब राजमहल हिल्स में। जहाँ पे राजमहल हिल्स की बात करते हो तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा प्लेट्यू क्षेत्र है जहाँ पे पहाड़ उहाड़ हैं और पहाड़ों पे जो रहने वाले ट्राइबल लोग हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते हैं और वो उसको उसके लिए वो यूज करते हैं क्या, कुदाल को, ठीक ना। इनको ब्रिटिशर्स बोले थे बारबेरियन, वाइल्डर ने क्या बोलते थे, वाइल्ड लोग बोलते थे। इन्हें
सावेज बुलाया जाता था, वाइल्ड दे लाइक ब्रिटिश व्यूड फॉरेस्ट एज अ वाइल्डरनेस, और जो पीपल उसमें रहते थे उनको वाइल्ड लोग बोला जाता था, सावेज बोला जाता था, अनसिविलाइज्ड बोला जाता था। कुछ लोग वहाँ पे पहाड़ों के ठीक नीचे फुटिल में आके ट्राइबल लोग परमानेंटली सेटल्ड लोग हैं और खेती कर रहे हैं, उन्हें ये ब्रिटिशर्स चढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और अपने ही लोगों के अगेंस्ट भड़का भी रहे हैं। तो ये थे वो लोग जो कि अब खेती कर रहे हैं हल के थ्रू, और धीरे-धीरे इनको एक एरिया दिया जाएगा जिसे बोलेंगे दामी नक्को 1832 में, और यहाँ पे काफ़ी कम समय में देखेंगे काफ़ी बड़ी मात्रा में इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को आप ज़िक्र होते हुए स्लाइड को ऊपर कर लीजिए। आप देखेंगे कि 1838 में जहाँ पे 40 विलेजेस 3000 लोग रहा करते थे, 1851 में मात्र 13 सालों में 14,1473 गाँव हो जाती है और 82,000 लोग रह रहे हैं। ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था? यही चाहिए था, उनको लैंड मिल गया। अब परमानेंटली सेटल्ड लोग हैं तो एक जगह स्थिर हो गए हैं। अब उनको रेगुलेट करना, टैक्स उनसे वसूलना ब्रिटिशर्स के लिए आसान हो गया। पर अब इन संथाल लोगों को भी पता चल गया कि भाई ब्रिटिशर्स हमारा खून पीने के लिए आ रहे हैं, हमसे जो काम करवा रहे हैं वो कहीं पे भी हमारे आने वाले सिविलाइजेशन के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए सही नहीं होगा। ब्रिटिशर्स की 2 पॉलिसीज़ भी थी जिसके ज़रिए उन सभी लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी जंगलों में जो लोग रह रहे हैं उनको पकड़ के मारो जहाँ भी देखो। दूसरा, अभी जब इससे भी बात नहीं बनी 1770 वाले पीरियड के दौरान, तो 1780 में वो क्या प्रमोट करते हैं? पैसिफिकेशन। लोगों को आप क्या बोल रहे हैं कि हम आपको क्या देंगे? कुछ अलाउंस देंगे और हमारे बिहाफ़ में आप अपने लोगों को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। जो लोग अपने लोगों को के मुखिया थे, वो अगर झांसे में आ गए थे ब्रिटिशर्स की, तो वो अपने ही लोगों की नज़र में गिर गए थे। जो नहीं आए, वो तो बहुत अच्छी बात है। और यहीं से स्टार्ट होता है हमारे पास सिद्धू कान्हू वाला बात। तो ब्रिटिशर्स की जो चाल थी धीरे-धीरे वहाँ के लोगों को समझ में आने लगी। आउटसाइडर्स जो देखो थे, उनके जो काम थे वो सभी इन लोगों को ट्राइबल लोगों को समझ में आने लगी। तो अल्टीमेटली ये लोग क्या लेते हैं? स्टेप लेते हैं और सिद्धू कान्हू मांझी, सिद्धू मांझी थे और कान्हू मांझी थे, इनकी लीडरशिप में देखेंगे वो रिवॉल्ट आता है और फाइनली इनकी जान भले ही चल जाती है बट लोगों को इन्होंने इग्नाइट कर दिया था। ब्रूटल रिप्रेशन लेके आते हैं, देखिए कैसे इनको अपने पिक्चर के थ्रू दिखाया जा रहा है और ये अपने लाइक क्या बोल सकते हैं, पावर को दिखा रहे हैं, हुक्का पीते हुए इन्हें दिखाया जा रहा है। तो ये है ब्रिटिश रिजाइम, ब्रूटल रिप्रेशन, और अल्टीमेटली सिंबोलिज्म भी आपने देखा है। डोमिनेंस की बात की, नॉन चैलेंज डोमिनेंस की बात की। आफ्टरमैथ क्या हुआ? यहाँ से भी ब्रिटिशर्स को कुछ हाथ नहीं लगा। चाहे उन्होंने कितना ही जोर लगा दिया हो, ब्रिटिशर्स को अभी भी कुछ नहीं हाथ लगा। फाइनली उन्होंने क्या किया? एक सेपरेट लाइक टेरिटरी, परगना, ब्लॉक, मंडल जिसे बोल सकते हो, इनके लिए बना के दिया है और यहाँ पे इनके लिए स्पेशल लॉज लाए गए हैं। ठीक ना? ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि इनको हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली देखेंगे सिद्धू कान्हू के इस कंट्रीब्यूशन ने इन लोगों के राइट्स की बात की और ब्रिटिशर्स भी अल्टीमेटली इनसे हार गए हैं और इनके लिए इनके हिसाब, इनके मुताबिक क्या किए हैं? रूल्स रेगुलेशन लेके आ गए हैं। ये सारी चीजें आपने देख ली है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हो तो अब हम आ गए हैं दक्कन में। दक्कन में आपने देखा था कि वो क्षेत्र है जहाँ पे अब रैयतवारी प्रैक्टिस करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पे जो इंटरमीडिएरीज थे, लाइक आपने पहले परमानेंट सेटलमेंट के दौरान देखा था कि विलेज हेडमैन थे या फिर जमींदार थे, जोतदार थे, तलुकदार थे, उन सभी को मीडिएटर को हटा दिया गया है और डायरेक्ट राजा, सॉरी, जो ब्रिटिशर्स रहेंगे वो टैक्स वसूलेंगे किनसे? रैयत से। रैयत मतलब किसान से। ये था यहाँ पे स्ट्रक्चर। इसके पीछे रियलिटीज क्या थी भाई? रिकार्डियन थ्योरी। यहाँ पे इन्होंने क्या किया इस सिस्टम के दौरान? जो रिकार्डो थे, डेविड रिकार्डो थे, इन्होंने क्या किया? अ, पूरे जमीन को उसका सर्वे किया था और उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया था, ए बी सी। जिसका प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगा उसे ज्यादा रेंट लिया जाएगा, टैक्स के फॉर्म में लिया जाएगा। जिसका प्रोडक्टिविटी कम रहेगा वहां से कम टैक्स लिया जाएगा। तो ये था बेस्ड ऑन लैंड सर्वे। लाइक 30 सालों पे ये हमेशा क्या होते रहता था? रिवाइज होते रहता था। तो ये था स्ट्रक्चर। अब दक्कन में क्या हुआ? अचानक एक दिन रिवॉल्ट हुआ 1875 में। 12 मई की बात हो, वहां पे पूना के पास जो सुपा डिस्ट्रिक्ट है, सुपा पूना का सॉरी पूना डिस्ट्रिक्ट में जो सुपा मार्केट, वहां पे रिवॉल्ट होता है। वहां पे लोग चुन चुन के जितने भी साहूकार थे उनका बही, खाता बही था, सबको जला रहे हैं। और इसके पीछे क्या रीजन था? जरा गौर कीजिएगा। रीजन था यहाँ पे ये, तो यूएसए में, यूएसए वाज द लार्जेस्ट सपोर्टर ऑफ सपोर्टर या प्रोवाइडर और या फिर एक्सपोर्टर ऑफ व्हाट? कॉटन, लाइक रॉ मटेरियल्स विच वर रिक्वायर्ड बाय ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यूएसए के अंदर जो 1861 में सिविल वार स्टार्ट होता है उसके चलते सप्लाई अब्रप्ट हो जाता है। अब ब्रिटिशर्स को अल्टरनेटिव ढूंढना था, इंडिया से ऑलरेडी कॉटन जा रहा था, अब इंडिया के ऊपर सोली रिलाय हो गए हैं। तो 1862 आते आते देखेंगे कि सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या हो रहा है? नियरली कितना देखोगे? 90% सप्लाई इंडिया से वो आप ले रहे हैं,
इंक्रीज कर गया इंडिया से सप्लाई कॉटन का। अब इसके लिए यहाँ पे अचानक लोगों को बोला जा रहा है कि आप अपना सप्लाई बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ। अब जो किसान हैं वो भी अब चूंकि सप्लाई बढ़ाएंगे तो उनको क्या चाहिए, इनिशियल इनपुट अमाउंट चाहिए, तो इनिशियल अमाउंट के लिए वो जा रहे हैं किसके पास, क्रेडिट लेने के लिए साहूकार के पास। और साहूकार उनको लोन दे रहे हैं यहाँ से कुछ, क्योंकि पता है कि उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। पर अल्टीमेटली क्या हुआ, कुछ समय बाद फिर से जब ये रिज्यूम होता है अमेरिका से सप्लाई, तो इंडिया के ऊपर जो रिलायंस थी कॉटन को लेके वो घटा देते हैं। अब वैसे केसेस में जब रिलायंस घटा तो प्रोडक्शन भी घटना चाहिए था, बट प्रोडक्शन नहीं घटा सडनली, बट प्राइस गिर गया अचानक। जब प्राइस गिर गया तो फिर किसानों का जो इनकम था वो गिर गया, और वैसे केसेस में वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो फर्दर नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्रोडक्शन करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो वहां पे वो फिर से लोन लेने के जाते हैं साहूकार, तो साहूकार बोलते हैं कि पहले पुराना बजट जो था वो पहले पे करो। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे किसान तंग हो जाते हैं। और एक पॉइंट वहां पे ये था कि हर 3 साल पे जो आपका आपने लोन लिया वो रिवाइज होगा। बहुत सारे जब वहां पे जुडिशरी वगैरह इंटरवेन करते तो पता चलता है कि जितना आपने प्रिंसिपल दिया उससे कई गुना ज्यादा आप लगान दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, तो फिर बाद में जाके वहां पे सस्पेंड किया जाता है वैसे लॉज को। और फाइनली जब यहां से भी बात नहीं रुकती है तो फाइनली आपने देखा कि कैसे 12 मई को लोग अब सुपा में आके साहूकारों के दुकान पे जाके उनसे बही खाता मांगते हैं कि हिसाब किताब करो, और जब नहीं कर पाते तो सभी साहूकारों से उनके बही खाता को इनके जला देते हैं। जब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना कोई वहां पे बॉन्ड का डेट बॉन्ड रहेगा, ना किसी तरह का कोई डेटा रहेगा, और ना हम आपको कुछ लोन देंगे। तो ये था सारा यहाँ पे सिचुएशन। इसके पीछे जो भी रीजन थे वो भी हमने आपको करवा दिया, ये आपने देखा यहाँ पे। फिर यहाँ से बढ़ते हो तो हम बात करते हैं क्रैश एंड द क्लोजिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये अल्टीमेटली हमने देख रखा कि क्रेडिट ड्राइड अप, रेवेन्यू स्पाइक्ड, और लिमिटेशन यहाँ पे लिमिटेशन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे आप देखोगे 1859 में जब आता है तो इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट पेजेंट्स, इसके जरिए प्रोटेक्ट किया जा रहा था पेजेंट्स को। इट बैकफायर्ड, ये बैकफायर्ड हो जाता है। मनी लेंडर्स फोर्स्ड रयर्स टू साइन न्यू बॉन्ड्स एवरी 3 ईयर, कंपाउंडिंग अनपेड इंटरेस्ट इनटू द प्रिंसिपल। तो अगर आपने पे नहीं किया तो उस पे क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगा के फिर से आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड नया बन जाएगा, और उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, फिर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर 3 साल पे। तो ये बहुत बड़ा वहां पे प्रॉब्लम था। किसानों के हित में ये बाद में लाया जाता डिसीजन, पर तब तक बहुत लेट हो गया था। और फाइनली 12 मई को तो जो होता वो तो होता ही, ठीक ना। तो ये सभी चीजें आपने देखी थी, सुबह में हमने देखा था इसका जिक्र। तो एन अटैक ऑन injustice not just date, so the violation of customs, a general rule stipulated that the interest charge could not be। अब ये जो रूल आया है यहाँ पे आपने देखा था, जो लिमिटेशन लॉ था 1859 का, ये है आपका लिमिटेशन लॉ ऑफ 1859। इसके हिसाब से क्या था कि आप प्रिंसिपल से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते हो। जनरल रूल स्टिपुलेटेड दैट द इंटरेस्ट चार्ज कुड नॉट बी मोर देन द प्रिंसिपल। द डेक्कन रायट्स रैयत कमीशन फाउंड केसेस वेयर मनी लेंडर्स चार्ज ₹1000 इन इंटरेस्ट ऑन ए रुपीज ऑफ 100 रूल। 100 रुपये आपने लोन लिया और 2000 वहां पे आप क्या पे कर रहे हो भाई, इंटरेस्ट पे कर। जब ये बात पता चलती है तो यहाँ पे ये कमीशन सेटअप किया गया था, रैयत डेक्कन रैयत कमीशन सेटअप किया गया था, और इसी के द्वारा लिमिटेशन लॉ लाया गया इन्हीं के रिकमेंडेशन के हिसाब से, और फिर ये बात क्रिटिसाइज की जा रही है। फाइनली पीजेंट्स के हक में देते हैं क्या रिस्पॉन्स। Peasants complained that the moneylenders manipulated accounts, refused to give receipts for repayment, and acquired their harvest at unfairly low prices. Right? Limitation law 1859 आता 3 साल का वैलिडिटी है। Limitation law in 1859 made loan bonds valid for only 3 years. Moneylenders turned this around, forcing reyes to sign a new bond every 3 year, rolling the accumulated interest into a new point। ये और क्या किया, वर्स कर दिया इनके कंडीशंस को, ठीक ना। इसी से इंस्पायर होकर 1859 आता है, और वहां पे हर 3 साल पे अब रैयत को क्या करें, उसी बॉन्ड को रिन्यू करने में लगा रहे हैं, जिसके कंडीशन इसलिए तो बोला गया कि ये बैक फायर कर जाता है कंडीशन, अब रैयत का और खराब हो गया। पेजेंट्स वेयर फोर्स्ड टू साइन डॉक्यूमेंट्स दे कुड नॉट रीड। अब चूंकि पढ़ नहीं सकते थे, अनपढ़ थे, तो रीड नहीं कर पा रहे, तो अल्टीमेटली जो भी उनसे साइन अंगूठा उठा मरवा के क्या कर लिया, आपने साइन करवा लिया। रिटन वर्ड बट नीडिंग लोन्स टू सर्वाइव डीड्स एंड बॉन्ड्स बिकेम द सिंबल ऑफ दिस ऑपरेसिव सिस्टम। ये एक नया ऑपरेसिव सिस्टम हो गया, और फाइनली यहाँ पे यही रीजन होता है कि लोग ऑपरेसिव सिस्टम से तंग आके 12 मई को अपना रिस्पॉन्स देते हैं, सही बह खाता ढूंढ ढूंढ के सबको वो जला देते हैं। तो अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं 3 स्टोरीज 1 पैटर्न। डिसरप्टिव कॉलोनियल पॉलिसी की बात करते हो बंगाल में, राजमहल में, डेक्कन में। बंगाल की बात करते हो परमानेंट सेटलमेंट आपने देखा। एक्सट्रीमिस्ट एक्सटर्मिनेशन एंड पैसिफिकेशन पॉलिसी राजमहल हिल्स में। रैयतवारी दक्कन में। राइज ऑफ न्यू इंटरमीडिएट, यहाँ पे जोतदार थे, यहाँ पे मनी लेंडर थे, इको बोल रहे, और यहाँ पे भी क्या थे, साहूकार थे, मनी लेंडर ही थे। अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हो,
लीगल मैनिपुलेशन, बेनामी सेल्स आपने देखा था कैसे वहां पे वर्धमान के राजा ने यूज किया था बेनामी संपत्ति को लीगल तरीके से, सारे संपत्ति फिर से उनके द्वारा रिटेन कर ली गई थी और बेवकूफ बना दिया गया था इनको ब्रिटिशर्स को। यहाँ पे वायलेंट रिबेलियन, संथाल रिवोल्ट की अपने बात की थी, और अल्टीमेटली यहाँ पे भी आपने देखा अभी 12 मई को क्या हुआ, वायलेंट रिबेलियन, बर्निंग ऑफ बॉन्ड्स। ये तीनों आप देख रहे हैं एक पैटर्न है जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स ने इनकी लाइफ को बहुत ज्यादा अल्टर कर दिया था, जिसके बेसिस पे ये लोग अब तबाह हो गए, अनसेटल्ड हो गए। पहले ये सेटल्ड थे, ब्रिटिशर्स के परमानेंट सेटलमेंट या फिर जो भी सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट लाए गए तो उसके द्वारा इनकी लाइफ और भी अनसेटल्ड। इट इज सो मच नाइव। तो रीडिंग द साइलेंस इन द आर्काइव, द फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ 1813 की बात करते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे सोर्सेस हैं, इसको आपने देखा था। एग्जैजरेटेड द डिक्लाइन ऑफ जमींदार टू क्रिटिक द ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एग्जैजरेट किया है कि डिक्लाइन ऑफ जमींदार को क्रिटिसाइज किया है और ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। बकरन का जो जर्नल था, व्यूड फॉरेस्ट थ्रू अ लेंस ऑफ यूटिलिटी। फॉरेस्ट चूंकि प्रोडक्टिव नहीं उनके लिए था तो उसको यूटिलिटी के तौर पे देख रहे हैं, व्हाट कुड बी कट, जिसको काटा जा सकता है, माइन किया जा सकता है और टैक्स किया जा सकता है। ही सॉ वाइल्डरनेस वेयर लोकल सॉ सर्वाइवल। बकरन का रिपोर्ट हो गया। डक्कन राइट कमीशन की बात करते हो 1878 में, ये फिर से बायस्ड है। concluded that the rights rayat were the fault of greedy money lender. The rights were the fault of, हाँ सॉरी नॉट रैयत, राइट जो भी राइट हुआ था मैसेक्योर हुआ था वो किनका फॉल्ट है भाई, मनी लेंडर का फॉल्ट है। मनी लेंडर भी तो इंडियन ही थे। कन्वीनियंटली अब्सोल्विंग द गवर्नमेंट्स एक्सेसिव रिवेंज रेवेन्यू मेथड, यहाँ रेवेन्यू डिमांड जो था गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था उसको उन्होंने छोड़ दिया, सारा बर्डन किनके माथे थोप दिया, इन मनी लेंडर्स के ऊपर। मनी लेंडर ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि आपने वहां पे लिमिटेशन पॉलिसी लेके आई 1859 में, उसी के चलते वहां पे आपने उनको 3 साल बॉन्ड फॉलो करने के लिए मजबूर किया। तो ये सारे पॉइंट्स सिर्फ ये बताती है कि ब्रिटिशर्स इन सभी रिपोर्ट्स के जरिए, इन सभी जर्नल्स के जरिए, कमीशन के जरिए अपना पल्ला झाड़ रही थी और लोकल लोगों के ऊपर ही किसी ना किसी तरीके से सारे पॉइंट्स को थोप रही थी। ये आपने देखा यहाँ पे। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हो तो क्या देखोगे, उन्हीं सभी बातों को रखे जाते हुए देख रहे हो। Our understanding of these events come largely from official British source, which must be read with care. The fifth report 1813, Buchanan's journals and the Deccan Rights Commission report 1870. सब के सब बायस थे, ठीक है ना। और अल्टीमेटली यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है कंक्लूड। द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री साइड ऑफन रिटन एज द हिस्ट्री ऑफ विक्टिम्स, राइट, बट दे रिकॉर्ड शो द कांस्टेंट नेगोशिएशन। बंगाल फिक्सियस सेल्स डिफीटेड द सनसेट लॉ। इसे बेनामी संपत्ति की बात करते हो, किसी न किसी तरीके से उन्होंने क्या किया, हम लोगों ने उन सभी चीजों को झेलते हुए उन्हीं के अगेंस्ट उनको जवाब दिया। राजमहल, द रिट्रीट ऑफ द होप प्रिजर्व्ड एंड आइडेंटिटी। दक्कन की बात करते हो, द बर्निंग ऑफ बॉन्ड्स चैलेंज द लीगलिटी ऑफ डेट। So these were not just reactions, they were the countryside defining its own justice against the colonial। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है और यहीं पे आपको लेके चलेंगे हम PYQ के ऊपर, फटाफट आपको लेके चलते हैं PYQ के ऊपर। ये है आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की PYQ की बात करें, हिस्ट्री की PYQ की बात करें, सो ये है आपका सैंपल पेपर। पहले सैंपल पेपर लिख लेते हैं। देखिएगा, हम कोशिश करेंगे देखने की चैप्टर के क्वेश्चंस को। क्या कोई इस चैप्टर से क्वेश्चन आया? पहला क्वेश्चन तो आपको पता है इस चैप्टर से नहीं है। राखी गढ़ी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजिस्ट, ये भी हटा दीजिए, नॉट ए करेक्ट। गाना ये भी हटा दीजिए, इंडोगेमी ये भी हटा दीजिए, विष्णु स्मृति ये भी, मनुस्मृति ये भी हटा दीजिए, टेराकोटा मॉडल ये भी हटा दीजिए, यजुर्वेद सामवेद ये सब हटा दीजिए, फ्रेंचमैन ये भी हटा दीजिए, इब्न बतूता ये भी हटा दीजिए, लिंगायत ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, अमार नायका, मंजिल आबादी ये भी हटा दीजिए, पोलज ये भी हटा दीजिए। जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट, देखिए आ गया क्वेश्चन, फटाफट इसको लगाइए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये है आपके सैंपल पेपर का, ठीक है? और भी यहाँ तो क्या देख रहे हो, जरा गौर कीजिएगा। The Zamindar defaulted on payment after the permanent settlement was introduced in 1793. Which of the following was the reason behind it? तो डिफॉल्टर जमींदार थे 1793 के बाद वो दिख रहे हैं, रीजन क्या था उसका? The initial demands were very high, that's correct. The high demand was imposed in the 1730s, a time when the prices of agriculture produce were depressed, correct, making it difficult for rayers to pay their dues to the zamindar, correct. Revenue was invariable regardless of the harvest and had to be paid
पंक्चुअली, यस ये भी करेक्ट है। तो द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदार टू कलेक्ट रेंट, नहीं ये गलत है। तो 1 2 3 आप देखेंगे सही है। पावर दिया गया था क्या करने का, टू कलेक्ट रेवेन्यू का, रेंट फ्रॉम द रैयत एंड मैनेज इट्स हिज जमींदारी, नहीं तो उनको राइट दिया गया था रेवेन्यू कलेक्टर का ही एक्चुअली, ठीक ना। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जिसको आपने देखा करेक्ट हो गया। ये है आपके पास आपका सैंपल पेपर, सैंपल पेपर 2025 26 का पहला क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन आपने देख लिया यहाँ पे। although this peasants village headman were emerging as commanding figures in the countryside in other, हाँ ये गौर कीजिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो were most powerful in North Bengal, although rich peasants and village headmen were emerging as commanding figures in countryside in other parts of Bengal as well। जमींदार, जोतदार, तलुकदार, रैयत। तो आप बात कर रहे हो यहाँ पे जोतदार की। जोतदार आपने देखा कि दे वेर पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल और वो गांव में रहा करते थे। एक तरीके से वो विलेज हेडमैन भी नहीं थे बट पीजेंट्स थे, बट उनके पास लार्ज लैंड होल्डिंग था। तो वो कौन थे भाई, जोतदार थे, ठीक ना, जिन्हें आप हवलदार भी बोलोगे, ठीक ना, जिन्हें आप क्या बोलोगे, हवलदार भी बोलोगे, ठीक ना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपने देख लिया। दो क्वेश्चन तो एमसीक्यू में पूछ लिए गए हैं। ये हो गया आपके सिपाही में उठने वाला चैप्टर, सुमित सरकार, ये बाद में देखेंगे आप। महात्मा गांधी वाला चैप्टर ये भी हटा दीजिए, ये हो। अब यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। प्रूव द हड़प्पन वेरियस स्टेज महाभारत, ये सब हटा दिए। एवरेज एवरेज पीजेंट ऑफ नॉर्थ, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एन एवरेज पीजेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। ये क्वेश्चन नहीं, ये आपका हो गया मुगल पीरियड से। ये क्वेश्चन देखिए, ये था आपके मिडिएवल से चैप्टर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो पता चलेगा कि पूछा जा रहा है कि डिस्कस द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश टुवर्ड्स द पहाड़ी ड्यूरिंग द अर्ली 18th सेंचुरी। आपने देखा था पॉलिसी ऑफ 1770s वाले पीरियड में एक्सटर्मिनेशन, एक्सटर्मिनेशन, पकड़ो मारो काटो और इन्हें तबाह करो, एक्सटर्मिनेशन। और 1880s वाले 1780s वाले पीरियड में पैसिफिकेशन, पैसिफिकेशन। भागलपुर में आपने देखा था अगस्टस क्लीवलैंड वाला हमने बात देखा था। ये पॉलिसी है, 3 मार्क्स में इसको एक्सप्लेन करना आराम से कर लेंगे आप, राइट। तो ये आपने देख लिया एवरेज पीरियड नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। rumors and prophecies played a part in moving the people in action during the revolt of 1857। ये नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। चेन ऑफ अब ये भी आपने देखा, तलुकदार पेजेंट ये भी आपने देखा, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। अभी स्टार्ट किया है, जो कंप्लीट किया है चैप्टर आपके मेन कोर्सेज के दौरान, उस वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन हटा दीजिए, अब्दुल रजाक डिस्कस द पॉइंट, ये भी हटा दीजिए। मेनी आफ्टर इंडिपेंडेंस वेयर गांधी जी, ये भी हटा दीजिए। और बुद्धा's टीचिंग ऑफ तंत्र विद्या, ये भी हटा दीजिए। वांटिंग द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोड, ये भी हटा दीजिए। मैप बेस्ड क्वेश्चन, तो ये आपने देखा कि ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से। मैप में तो क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है। चलिए तो आप देख लेते हैं थोड़ा सा पीवाईक्यू को। पीवाईक्यू कहाँ से मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा हमें यहाँ पे हिस्ट्री। तो 3 2 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपने देखे हैं यहाँ पे आते हुए, एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन और एक एक मार्क के 2 क्वेश्चन। ये सारे मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, आप भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस देखने हैं, आपको बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन देखने हैं और उसके लिए बेस्ड होगा कि आप एनसीईआरटी के ऊपर जो भी दिए गए हैं पेपर्स प्रीवियस ईयर के, चाहे कंपार्टमेंट के हो चाहे मेन एग्जाम के हो, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। 8-9 पेपर वहाँ पे दिए गए हैं, वो प्रैक्टिस कीजिए। सैंपल पेपर हो गया, बहुत है, 10 सेट पेपर लगा के जाइएगा तो उससे कहाँ से, उससे ज़्यादा थोड़ी क्वेश्चन आने वाला, राइट। और फिर एक ही एग्जाम के अंदर अलग अलग जो जोन है उसके भी पेपर यहाँ पे डालें, जैसे ज्योग्राफी की हिस्ट्री के अंदर ज्योग्राफी आपने देखा कि अलग अलग जोन्स के पेपर है, तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग सेट रहते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा, वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ही तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अभी। चलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन हटा दिए, कालीबंगन बुद्धिज्म हटा दीजिए, यहाँ से नहीं। साइकिल ऑफ बर्थ ये भी हटा दीजिए, मगध हटा दीजिए, प्रभावती हटा दीजिए, रॉक कट हटा दीजिए यहाँ से, बरूनी हो गए ये भी हटा दीजिए, थ्रू आउट एग्जिस्ट।
बतूता हटा दीजिए, कर्नल मैकेंजी हो गए, ये भी हटा दीजिए। ये भी हटा दीजिए, अब्दुल रज़ाक, रेवेन्यू। ये क्वेश्चन देखिए, ये 16 तो आपका मुगल पीरियड से हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द जमींदार ऑफ 16 द जमींदार वेयर द एक्सप्लोरेटिव, ये भी हटा दीजिए, ये भी यहाँ से नहीं है। मॉडर्न सिटी, ग्रुप ऑफ फ्रेंड डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ कबीर टीचिंग, ये भी हटा दीजिए। संथाल रेबेलियन, ये देखिए आ गया क्वेश्चन। पहले तो आपको यहाँ पे आ जाइए, ये क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन कॉज ऑफ संथाल रेबेलियन ऑफ 1855? imposition of summary settlement, cultural separation by the imposition of western education, heavy taxes and land annexation। ये है आपका PYQ 2024-25 का क्वेश्चन, अभी अभी आपने पढ़ा है। हेवी टैक्सेस और लैंड एनेक्सेशन जो किया जा रहा था, उसी को लेके ये लोग सिद्धू कान्हू की लीडरशिप में रिवॉल्ट करते हैं और फाइनली वहां पे संथाल परगना आगे चल के इन्हें दिया जाता है। फाइंड द ऑड वन आउट रिगार्डिंग द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। इसमें से एक क्या है, फीचर नहीं है, ऑड वन आउट फिल्टर करना आपको। सनसेट लॉ था भाई यहाँ पे, वर्धमान का ऑक्शन भी इससे रिलेटेड है। फिफ्थ रिपोर्ट यहाँ पे इससे नहीं है। दक्कन राइट कमीशन, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये गलत है। दक्कन राइट परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड नहीं है, आपको पता है वो रैयतवाड़ी से रिलेटेड था, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये हो गया शाहमल कुंवर से, ये तो आपका नेक्स्ट चैप्टर से है। ये भी आपका नेक्स्ट चैप्टर से। लॉर्ड डलहौजी, ये भी हटा दीजिए। फ्री ट्रेड पॉलिसी, फ्लैग कमेटी हटा दीजिए सारे। अगले क्वेश्चन, अब आ जाते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। अशोकन इंस्क्रिप्शन, हिस्ट्री ऑफ मौर्यन, मिड फर्स्ट मिलेनियम, ये भी हटा दीजिए। रूइन ऑफ विजयनगर, पंचायत एडवोकेटिंग, ये भी हटा दीजिए। रिविलियन ऑफ 1857, वासिन वारन, ये भी हटा दिए। डॉक्टर बी आर बोले, ये भी हटा दीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देखने वाले हो कोई लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ। स्पेसिफिक फीचर ऑफ ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड, भी हटा दीजिए। मेन बिलीफ ऑफ टीचिंग गुरु नानक देव, ये भी हटा दीजिए। नेशनल इंडिया फ्रॉम नाइन, ये भी हटा दीजिए। मतलब आपने यहाँ पे नहीं देखा है कोई क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में यहाँ से आते हैं। सोर्स में द एंशिएंट सिस्टम वाज डिस्कवर्ड, मैके नोटेड, ये भी हटा दीजिए। वर्नियर की बात करते हैं, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ये तो नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, बुकनन वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है 4 मार्क्स वाले सेक्शन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। हाउ डिड बकनन डिस्क्राइब द व्यू ऑफ लोअर राजमहल हिल्स? लोअर राजमहल हिल्स, क्योंकि आप देखेंगे एसोसिएटेड रहेगा किन से, संथाल लोगों से। व्हाई डिड बकनन बिलीव दैट द एरिया हैड हाई पोटेंशियल फॉर इंप्रूव्ड कल्टीवेशन? क्योंकि वहां पे बात करो किसकी, जितना ज्यादा लैंड कन्वर्ट होगा फॉरेस्ट को क्लियर करके, वो अल्टीमेटली यूज किया जा सकता है फर्दर किस पर्पज से, कल्टीवेशन के पर्पज से। हाउ डिड बकनन प्रपोज यूटिलाइजिंग लैंड फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स? बताइए, ये सारे क्वेश्चन अभी अभी आपने पढ़े हैं, आराम से आप इसको क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। तो कंक्लूजन अब हम इसको कर देते हैं आपके सामने, कंक्लूजन की बात कर लें तो यहाँ पे 4 मार्क्स के आपने देखे हैं क्वेश्चन। हाँ देखिए, ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया, हाउ डिड बकनन डिस्क्राइब द व्यू ऑफ लोअर राजमहल हिल्स? द व्यू ऑफ द कंट्री इज एक्सीडिंगली फाइन, द कल्टीवेशन स्पेस नैरो वैली ऑफ राइस winding in all directions, rice winding in all directions, the cleared lands with scattered trees and the rocky hills are in perfection. All that is wanted is some appearance of progress in the area and a vastly extended and improved cultivation of which the country is highly susceptible. Why did Buchanan believe that the area had high potential? क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, क्लियर लैंड विथ, क्योंकि वहां पे जब इसे क्लियर कर सकता है तो क्लियर किया जा सकता है, तो स्कैटर्ड ट्रीज हैं, रॉकी हिल्स हैं, perfection, all that is wanted is some appearance of progress in the area and extended improved cultivation of which country is highly susceptible. Plantation of asan and pal for tussar, silk and lark should occupy the place of woods so as great an extent as the demand will admit. The remainder might be all cleared and the greater part cultivated, while what is not fit for the purpose might rear what प्लामीरा, पलमायरा एंड मोवा, महुआ, ठीक ना। तो ये सारी चीजें देख रहे हो, यहाँ पे इनका इंटेंशन था क्या, वहां पे कैसे लैंड को यूटिलाइज करना था, वो सारे प्रोसेस आपने यहाँ पे देख, इसके बारे में आराम से आंसर कर सकते हो, छोटा सा चीज है ये, ठीक ना। तो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा है यहाँ पे PYQ की आपने बात की है, PYQ में यहाँ पे देखे हैं 5 मार्क्स के, सैंपल पेपर की आपने बात की है,
वहां पे भी आपने 5 मार्क्स के 3 एमसीक्यू, 3 लाइक मार्क्स के एक क्वेश्चन और 2 एमसीक्यू, मतलब 5 मार्क्स, और यहाँ पे 4 और 1, ठीक ना। तो हर हालत में आप देख रहे हो 5 क्या 6 मार्क्स यहाँ पे आपने देखा, 2 एमसीक्यू और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है ना। और फाइनली यहाँ पे ये चैप्टर कंक्लूड होता है। तो मोटा मोटी आप 6 मार्क्स देख रहे हो आते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो वाइंड अप करते हैं अपने इस चैप्टर को। ध्यान रखेंगे यहाँ से सोर्स बेस्ड में भी क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड वाले सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, और सोर्स बेस्ड थोड़ा सा आसान भी हो जाता है, राइट। चलिए ठीक है, तो फिर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स सो मच।